हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं पहले तमाम वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, IR और इंटरनल सिक्योरिटी आदि देखता हूँ। यानी इस समय हम लोग भले ही फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं लेकिन फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रख कर के ही टॉपिक कवर किए जा रहे हैं GS में, खास करके पॉलिटी में। और ऑप्शनल तो केवल मुख्य परीक्षा में, आप सभी लोगों को पता होगा, मुख्य परीक्षा के रिटन भाग में ही है जो अभी संपन्न हुई है। और UPSC ने ही मुख्यतः बना कर रखा हुआ। राज्य PCS तमाम या तो क्वालिफाई कर दिए, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश को हटा ही दिया, राजस्थान में बहुत पहले से हटा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शनल का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ज़्यादा महत्व GS का ही है। और इसलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग GS पर ही चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है सिविल सेवा के विविध पहलू। अब सबसे पहला प्रश्न है कि भाई सिविल सेवक कौन है, हु इज सिविल सर्वेंट। तो ग्लेन स्टाल ने इसके लिए 3P का शब्द किया है। परमानेंट, पेड और प्रोफेशनल। यानी अस्थाई होते हैं, काम के बदले इनको सैलरी मिलती है और ये अपने काम में माहिर होते हैं। भले ही जनरलिस्ट होते हैं, सामान्यज्ञ होते हैं, लेकिन अपने काम में माहिर होते हैं, ऐसा ग्लेन स्टाल का मानना है, जो कि कार्मिक प्रशासन के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं और माने माने भी जाते हैं। एक्चुअली लोक प्रशासन में इन्होंने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर एक किताब भी लिखी है जो कि बहुत लोकप्रिय है। खैर, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले विंसेंट डी गोर्ने का जिक्र करेंगे, जिन्होंने 1748 में यानी 18वीं सदी के मध्य में, यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। मोटे तौर पर उन्होंने एक एस्से लिखा जिसमें ब्यूरो शब्द का प्रयोग किया। ब्यूरो को इन्होंने ऐसे परिभाषित किया कि वो उन कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर के बना है जो अस्थायी रूप से बैठकर किसी ऑफिस में और रूटीन वर्क करते हैं। बाद में उन्होंने ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी का भी इसी से जोड़कर इस्तेमाल किया। यानी जो इसमें काम करने वाले लोग हैं ब्यूरोक्रेट कहलाएंगे और इस पूरे तंत्र को ब्यूरोक्रेसी का नाम दें। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स होते कौन हैं, कैसे इनकी भर्ती होती है, इनका काम क्या है, कैसे इनके बारे में जाना जाए, इसको डिटेल में मैक्स वेबर ने बाद में बताया अपने थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, जो 1920 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित कराया गया। तो सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए सबसे पहले 1947 में, 1946 में ही इस आयोग का गठन हुआ था, इस कमेटी का गठन हुआ था, जिसका नाम है टोटनहैम कमेटी। ब्रिटेन में टोटनहैम कमेटी ने सिविल सेवकों को सेना से अलग करते हुए, जुडिशरी से अलग करते हुए यह बताया कि हालांकि पहले तो उस ज़माने में तो ICS ही जज भी हुआ हो जाया करते थे, जैसे डॉक्टर नागेंद्र सिंह भारतीय थे, जो कि 1980 के दशक में, 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में उसके पहले भी उन्होंने काम किया था, बशर्ते कि उसके उनके पास लॉ की डिग्री हो। तो इस प्रकार से आप पहले की व्यवस्था आप छोड़िए, आज की डेट में तो वो है, ये है कि भाई केवल जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करेगा, जो IAS बनेगा, वही सिविल सर्वेंट कहलाएगा। हालांकि IAS IPS सभी सिविल सर्वेंट हैं। यानी सिविल सेवा को 3 भागों में बांटा गया है, जो टोटनहैम कमेटी ने ही किया, जो सबसे पहले 1886-87 में उस समय प्राथमिक शिक्षा पर आए हंटर आयोग ने किया था। उसने एक्चुअली जो व्यवस्था बताई थी उसे 1920 में लागू कर दिया गया। 1918 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और उसके तहत भारतीयकरण, सिविल सेवा का भारतीयकरण किया गया, इंडियनाइजेशन किया गया। इंडियनाइजेशन से सीधा मतलब ये है कि 50% जो है भारतीय अनिवार्य रूप से राज्यों से लिए जाने थे, राज्य सिविल सेवा से लिए जाने थे, जो जिसको हम लोग PCS कहते हैं, जिसका कोटा इस समय
33/1 सही 33.33% है। यानी राज्य पीसीएस से 33.33% लोग ऑल इंडिया सर्विस में प्रमोट होकर के जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में आपको पता ही होगा कि 1948 में जब ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आज़ादी के बाद पहली बार कल्पना की गई, तो उस समय 9 सेवा को केवल 2 ही सेवा में मान्यता दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक तो आईसीएस को आईएएस बना दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना दिया, जो पहले इंडियन सिविल सर्विस था, और दूसरा आईपीएस को, यानी जो पुलिस सर्विस थी उसको आईपीएस बना दिया। पहले वो सेंट्रल पुलिस सर्विस के नाम से जाने जाते थे, इंडियन पुलिस सर्विस भी कहा जाता था उनको। और वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि केवल आईसीएस का नामकरण चेंज करके आईएएस किया, आईपीएस को रिटेन कर लिया जैसे जैसे नामकरण था वैसे ही। और 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी राज्यसभा के प्रस्ताव पर, रेजोल्यूशन पर, संकल्प पर ऑल इंडिया सर्विस में काउंट कर लिया गया। तो ग्लेन स्टाल की परिभाषा तब तक अधूरी रहेगी जब तक विंसेंटी गोर्ने का जिक्र नहीं कर लेंगे हम लोग, जब तक मैक्स वेबर का जिक्र नहीं कर लेंगे, और जब तक यह सरदार वल्लभ भाई पटेल या 1919 के भारत सरकार अधिनियम का जिक्र नहीं कर लेंगे, और जब तक हम लोग ओपी द्विवेदी और वीबी जैन के स्टडी, प्रोफेसर वीबी जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, और ओपी द्विवेदी साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, पॉलिटिकल साइंस के वो भी थे, और साथ ही वो पत्रकारिता का भी काम किया करते थे। तो प्रोफेसर वीबी जैन और ओपी द्विवेदी का स्टडी है 1970 के दशक का, जब माफियाओं की एंट्री हुई राजनीति में और राजनीति का अपराधीकरण हो गया। ये सब संजय गांधी के तहत के इशारे पर हुआ। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था, और ओपी द्विवेदी यहाँ तक कहते हैं कि भाई उस समय माफिया ये सोचने लगा कि भाई हमारे सपोर्ट से अगर वाइट कॉलर लोग नेता बनते हैं तो क्यों ना सीधे हम ही नेता बनने लगे। और नेता बनने के बाद उनका पहला काम था अपने शेडी पास्ट, अतीत दागदार को दफनाना, यानी ख़त्म कराना, यानी थाने से चार्जशीट ख़त्म करा के, थाने से एफआईआर ख़त्म करा के अपने को पाक साफ, यानी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनने वाला एक पाक साफ नेता घोषित कराना, समाज के नज़र में अपने को ऊंचा उठाना। लेकिन लोगों के बीच अपने हीरोइक इमेज बनाए रखने के लिए दरोगा वरोगा को बेइज्जत करते रहना, उनका मोरल डाउन करते रहना, एसएसपी के ऊपर तमाचा चला देना या गाली बक देना विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद। और अब ऊपर के लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण भी दिया। अब जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने माफिया लोगों का खूब संरक्षण माफिया लोगों को दिया, क्योंकि उनको लगता था इनके बदौलत हम कई सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं, और इनकी हीरोइक इमेज है, लोग इनको पसंद भी करते हैं, चूँकि ये बहुत त्रस्त हैं लोग इन ब्यूरोक्रेट से, और ब्यूरोक्रेट का मान मर्दन ये करते रहते हैं, तो इसलिए लोगों की नज़र में ये चढ़े हुए हैं, और इस वजह से लोग इनको हाथों हाथ ले लेते हैं। तो राजनीति में उन लोगों को तरजीह मिलने लगी धीरे धीरे। तो 1970 के दशक की बात करते हैं ओपी द्विवेदी और प्रोफेसर वीबी जैन साहब। कहते हैं कि भाई उस समय तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी यानी प्रतिबद्ध नौकरशाही का नारा संजय गांधी कहने पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी किया, जिसका मतलब ये था कि जो भी नौकरशाह होंगे, पीएन अक्सर जैसे लोग, जो कि इंदिरा गांधी के समय में एक कैबिनेट मंत्री की तरह से काम करते थे, भले वो विदेश सेवा से आते थे, लेकिन उनके कहने पर ही श्रीमती इंदिरा गांधी तमाम ब्यूरोक्रेट का अपॉइंटमेंट किया करती थी, और तमाम ब्यूरोक्रेट उन्हीं के आगे पीछे घुमा करते थे। चूँकि पीएन अक्सर साहब जो पंजाब से आते थे, उस समय के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे। जूनियर ब्यूरोक्रेट में बहुत सारे लोग थे, उसमें से तो सतीश धवन भी थे, जो कि ब्यूरोक्रेट तो नहीं थे, वो तो एक टाइपिस्ट माना जाता है, इंदिरा गांधी के समय ऑफिस में काम करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको वहाँ से उठाकर और कांग्रेस पार्टी के सचिव तक का सफ़र कराया। खैर, अब वो तो बीते हुए समय की बात हो गई। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 70 के दशक का जो अध्ययन है प्रोफेसर ओपी द्विवेदी और
सॉरी प्रोफेसर वीबी जैन और प्रोफेसर ओपी द्विवेदी के आगे प्रोफेसर कई बार लगाया भी जाता है, कई बार नहीं भी लगाया जाता है। कारण ये है कि वो पत्रकारिता भी करते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। अब शायद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे कि पत्रकारिता पढ़ाते थे, अब ये तो वही जाने। लेकिन वो अपने नाम के आगे वो प्रोफेसर नहीं लगाते थे। इससे कई लोगों को लगता है वो पीएचडी नहीं थे। एमए जरूर थे, क्योंकि तभी तो जा करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन पीएचडी नहीं थे। और लगता है पत्रकारिता भी इसीलिए करते थे क्योंकि पीएचडी वालों को एक टेंडेंसी रही है यूनिवर्सिटी की कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो बाद में चल करके नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड लोगों को रखने लगी, एडहॉक वगैरह बाद में परमानेंट करने लगी। लेकिन पीएचडी वालों को ही प्रोफेसर अब भी बनाया जाता है। ये टेंडेंसी रही है ज़्यादातर विश्वविद्यालयों की। अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल अचीवमेंट नहीं करते हैं तो। हालांकि जेएनयू ने इस ट्रेंड को तोड़ा है और रिटायर्ड लोगों को इमेरिटस प्रोफेसर बनाने की परंपरा विदेशों से ली गई है। खैर उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से सिविल सेवा के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट को भी ले आइए। एक 1978-79 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसको एम करुणानिधि बनाम राजस्व सचिव के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली एम करुणानिधि ने किसी पब्लिक रैली पर ज़्यादा खर्च कर दिया। राजस्व सचिव से कहा कि भाई, अब उसमें वो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तमिलनाडु के। उन्होंने राजस्व सचिव से कहा कि भाई ऐसा है, ये अमाउंट सरकारी राजकोष से निकाल दो हमारे लिए और इस चेक पर साइन कर दो। राजस्व सचिव ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, तर्क दिया कि भाई अगर ये सिविल सर्वेंट हैं तो इनका कोई मास्टर भी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुनने के बाद ये फैसला दिया कि जिस प्रकार से वो सिविल सर्वेंट हैं उसी प्रकार से आप पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी दोनों लोग की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। एक प्रकार से वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, बस थोड़ा सा का अंतर है क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड हैं। सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होके आते हैं, आप इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव हिस्सा दोनों हैं और डेमोक्रेसी में दोनों का काम जो है वो लोगों की सेवा करना है। तो रियल मास्टर एक्चुअली लोग हैं, ना कि आप में से कोई है। तो इस प्रकार से करुणानिधि वह मुकदमा हार गए थे। तो मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी लेके आइए। और सुप्रीम कोर्ट को डी सिल्वा वगैरह के केस का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एम करुणानिधि के केस का ज़रूर जिक्र कर दीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि सिविल सर्वेंट भी पब्लिक सर्वेंट यानी लोगों का की सेवा के लिए ही बना है और वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। तो एक प्रकार से विंसेंटी गोरने का जिक्र करिए, फिर उसके बाद से अंग्रेज़ों के समय का जिक्र भी हम करेंगे, वो जोड़ दीजिएगा उसमें। और उसके बाद से आप इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस 1919 के भारत सरकार अधिनियम का जिक्र कर दीजिए। उसके बाद से टोटनहम समिति का जिक्र कर दीजिए, ग्लेन स्टाल का जिक्र कर दीजिए। और उसके बाद आप प्रोफेसर बीबी जैन ओपी द्विवेदी का जिक्र कर दीजिए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर के आइए और इस प्रकार से अपने आंसर का को में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जनरेट करिए। क्योंकि जितनी जानकारी आप उसमें डालेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि भाई ये आदमी पढ़ा हुआ है, इसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसी हिसाब से वह नंबर दे देगा। वैसे भी प्रश्न बनाने वाला इन सभी चीज़ों को पॉइंट्स वाइज लिखा होगा। भाई अगर 80% नंबर आपको पाना है तो इन सारी चीज़ों का जिक्र करना होगा। उसमें अंग्रेज़ों के समय का भी मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया तो उसी के आसपास उसने ज़िले में जो कलेक्टर न्याय का काम देखता था उसको अलग करके जज का एक पद सृजित कर दिया। साथ ही पहले जमींदार पुलिस का केस देखा करते थे, पुलिस विभाग को देखा करते थे, उनसे छीन लिया पुलिसिया विभाग, पुलिसिंग छीन लिया, यानी पुलिसिया काम छीन लिया और वो एक नया पद सृजित करके जिला सुपरिटेंडेंट का पद बनाया, और जो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहे जाते हैं। अब तो एसएसपी हो गए हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाते हैं। तो उसने केवल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया। अब उसमें आप सीनियर जूनियर जो मन करे, एसपी या एसपी सिटी, एसपी रूरल, जो मन करे सो जोड़ते रहिए। तो इस प्रकार से जो है
लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का यूरोपीय के यानी यूरोप के पद्धति पर, वो यूरोप के लाइन पर ही उसने इसका गठन किया। उसने सिविल सेवा को दो भागों में बांट दिया, कविनेंटेड जो आज की डेट में गजेटेड अधिकारी हैं, नॉन कविनेंटेड अप्रसंविधाविद कहा जाता है नॉन कविनेंटेड को। कविनेंटेड यानी प्रसंविधाविद, यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर, करारनामा पर दस्तखत किया करते थे कि भाई वो सरकार के यहाँ अस्थायी सेवा देंगे। और जो लोग दस्तखत नहीं करते थे उनको आज की डेट में एम्प्लॉय कहा जाता है, यानी नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। और जो साइन उसमें करते थे उनको कविनेंटेड कहा गया। उन्हें आज की डेट में ऑफिसर कहा जाता है। स्टाफ में मोटे तौर पर ऑफिसर ही आते हैं, लेकिन कर्मचारियों को भी परंपरा चल गई है रखने की। तो स्टाफ में यानी कार्मिक जिसकी हिंदी होती है, तो उसमें दोनों को आप रख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अधिकारियों को रख सकते हैं, ऑफिसर को रख सकते हैं। तो कविनेंटेड का रिप्रेजेंटेशन जो है आज की डेट में ऑफिसर करते हैं, उसमें ज़्यादातर गजेटेड होते हैं, यानी भारत सरकार के गजट में उनका नाम प्रकाशित होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में। और इस वजह से उनके कई चीज़ों को उनके द्वारा प्रमाणित तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जैसे मान्यता, उनकी मान्यता होती है। डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरने के समय कोई आदमी अगर बयान देता है किसी खिलाफ, तो उसको वो नोट करते हैं, दर्ज करते हैं उसे। वो सब अधिकार उनको एक्स्ट्रा मिले होते हैं, यानी बैंक में अगर आप जनरल मैनेजर भी हो जाएंगे तो आपको ये सब अधिकार नहीं मिलेगा। एसडीएम को ये सारे अधिकार मिलते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है, उनको भी यह अधिकार दे दिया जाता है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। अंग्रेज़ों में यूरोपीय पद्धति पर जो सिविल सेवा का पुनर्गठन किया, उसका श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है। ट्रेनिंग का काम मुख्य रूप से जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के बाद भारत का गवर्नर, ब्रिटिश माने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी में का गवर्नर जनरल होकर के आया था, बंगाल का। भारत में ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये लोग बंगाल के ही गवर्नर जनरल होकर के आते थे। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी जो है वो भारत में कलकत्ता ही हुआ करती थी। कभी कभी उसे भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था, लेकिन उसका वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो उसमें भारत में राज कर रही थी। हालांकि वो आए थे व्यापारिक रूप में, लेकिन वो राजनीतिक का बागडोर लगे संभालने। उनको लगा कि भाई यहाँ मुफ्त का माल तभी मिलेगा जब हम राजनीतिक बागडोर संभालेंगे। इसी को वो लंदन भेजते थे। इसी समय लंदन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। यहाँ से कच्चा माल लंदन भेजते थे फ्री में, और उसको तैयार माल के रूप में भारत में बेचते थे। इसीलिए तो भारतीयों को अंग्रेजी टेस्ट पकड़ाया, जिसके लिए ज़रूरी था कि भाई भारतीयों को कंपनी अपने यहाँ नौकर के रूप में रखे। लेकिन 1858 के पहले तक वो आईसीएस नहीं हो पाते थे। 1858 के बाद ही जा कर के वो आईसीएस होने लगे, जब क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसमें भारतीय लोगों को भी उसने अपनी प्रजा माना और मेरिट के आधार पर नियुक्ति की बात कही। आईसीएस के दरवाजे भी खोल दिए। इधर 1854 में लॉर्ड मैकाले कमेटी, जो कि सेंट्रल एजेंसी थी ब्रिटेन में, जो कि भर्ती का काम किया करती थी सिविल सेवकों के, उसने एक कमेटी का गठन किया था सिविल सेवा सुधार पर, जिसे मैकाले कमेटी के नाम से जाना जाता है। 1854 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उसने भारतीयों को तो नीचा दिखाया, यानी कुंभकर्ण वगैरह का नाम लेकर के, लेकिन ये ज़रूर कहा कि भाई उस यंग लोगों में स्कॉलरली मेरिट देखना, जिससे वो एक सफ़ेद कागज़ की तरह से होंगे, उनके दिमाग पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस वजह से आईसीएस की भर्ती के लिए उसने 23 साल ही उम्र बताया था। हालांकि बाद में चल करके इसे घटा करके कई साल किया गया। तो अगर 23 में होना नामुमकिन था तो 21 में कैसे कोई हो पाता। यानी अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए बस झुनझुना बजाने का काम भारतीयों को पकड़ा दिया। तो आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन कमेटी ने यही सिफारिश ब्रिटेन में किया था 1858 में। 1856 में ही वो कमेटी गठित हुई थी, लेकिन उसकी अंतिम रिपोर्ट 1858 में आई थी। खैर, पहले भारतीय जो आईसीएस हुए 1858 के बाद, 1863 में वो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे,
जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ये लोग जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर जो तत्वबोधिनी सभा के अध्यक्ष बने थे राजा राम मोहन राय के बाद, तो संभवतः 1839 में 1839 में उनके बेटे थे और बिहार के सॉरी बंगाल के एक समृद्ध परिवार से आते थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो भारत के पहले आईसीएस 1863 में बने थे, तो वो ब्रिटेन में रह करके ही पढ़ाई किए थे, चूँकि उस समय ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर पर क्वेश्चन आते थे या उनके पेपर होते थे, जो बिना ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई किए बगैर संभव नहीं था। तो उन्होंने ब्रिटेन में ही रह करके पढ़ाई किया। भारतीय पढ़ाई से तो ये संभव नहीं था, भारत में वैसे ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता था। उस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ही इसको पढ़ाया जाता था। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हार्वर्ड में भी ये विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, यानी ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ही पढ़ाए जाते थे। जाहिर है वही व्यक्ति आईसीएस हो सकता था जो वहाँ पढ़ा हो, जो ब्रिटेन में रह करके तैयारी किया हो। सुभाष बाबू जी भी जो 1921 में जॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चौथी रैंक प्राप्त किए थे, वह भी ब्रिटेन में रह कर के ही 6 महीना तैयारी किए थे और तब जा कर के उनका कल्याण हुआ था, यानी आईसीएस बने थे। हालांकि नौकरी नहीं की वो दूसरी बात है। उसके बाद ही 1823 में इलाहाबाद भारत में पहला आईसीएस का सेंटर बना था। आईसीएस की शुरुआत यूरोपीय तर्ज पर हुई, ये मैं बता रहा था आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और विलेजरी ने ट्रेनिंग के मामले में 2 कदम आगे जाते हुए इनके प्रशिक्षण के लिए थेनले ऑन टेम्स टेम्स नदी के किनारे उसने एक प्रशिक्षण शिविर खोला था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। और उस समय तक इन लोगों को, यानी लॉर्ड मैकाले कमेटी के बनने के समय तक इन लोगों को इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से आईसीएस, उसका भी शॉर्ट फॉर्म था, जाना जाता था। और ये व्यवस्था आप लॉर्ड मैकाले कमेटी के आप कह सकते हैं 1858 तक, जब तक भारतीयों के लिए जगह नहीं खोली गई, इसमें एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया, तब तक जो है इसे इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से ही जाना जाता था। 1858 के बाद कुछ लोग इसे इंडियन सिविल सर्विस कहने लगे, लेकिन 1892 के बाद इसे पूरी तरह से इंडियन सिविल सर्विस नाम दे दिया गया, क्योंकि उस समय तक ऑलमोस्ट 2/3 हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्जा था भारत में और वो सीधे शासन किया करते थे। तो जो आईसीएस होते थे उनकी नियुक्ति रजवाड़ों में तो होती नहीं थी, रजवाड़े तो छोटे छोटे राज्य थे। उनकी नियुक्ति जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत वाले इलाकों में हुआ करती थी, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने विस्तार दिया था। लॉर्ड लिटन के समय तो ये अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार से ज़रूरी हो गया था कि अब इंपीरियल सिविल सर्विस का नाम बदल दिया जाए। तो बदले हुए नाम के साथ 1892 से पूरी तरह से इंडियन सिविल सर्विस हो गया। 1858 में कुछ लोग इसको इंपीरियल सिविल सर्विस, तो कुछ लोग इसको इंडियन सिविल सर्विस, यानी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में भी दोनों का जिक्र हुआ करता था, लेकिन 1892 के बाद केवल इंडियन सिविल सर्विस हो गया। 1919 में उसके बाद जिक्र कर दीजिए, भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका इंडियनाइजेशन हुआ। इंडियनाइजेशन में समझा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सिविल सेवा में आएँ, इसके लिए ज़रूरी था कि प्रांतों से प्रमोट होकर के भारतीय सिविल सेवा में आए। तो प्रांतीय सिविल सेवा, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस इसको कहा जाता है, जो अंग्रेज़ों के समय ही प्रचलित हुआ था। ये तय हुआ कि 50% लोग, उस समय तो 9 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस होती थी, यानी वेटरनरी सेवा, चाहे फॉरेस्ट सेवा या फॉरेस्ट इंजीनियरिंग सेवा या मेडिकल सेवा, ये सब के सब जो है ऑल इंडिया सर्विस में होती थी। कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले उसने गॉन्टलेट ने दिया था 1918 में। जी गॉन्टलेट या एम गॉन्टलेट के नाम से उसको जानते थे, ठीक है, दोनों कहा जाता है। तो उसने सबसे पहले सिविल सेवा ऑल इंडिया सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया था। माना जाता है कि ऑल इंडिया सर्विस के लोग केंद्र द्वारा भले ही भर्ती किए जाते हैं, लेकिन उनका कार्ड राज्य का होता है और केंद्र में वो केवल ऑन डेपुटेशन जा कर के काम करते हैं।
केंद्र का उनका कोई काडर नहीं होता। और सेंट्रल सिविल सर्विस के लोग केवल सेंटर में ही काम करते हैं, सेंटर के अधीन ही काम करते हैं, उनका कोई स्टेट काडर नहीं होता। काडर केवल स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे सिविल सर्विस सबॉर्डिनेट सर्विसेज होती हैं, जैसे नायब तहसीलदार वगैरह के, जो ज़्यादातर राज्य में होती हैं। केंद्र में एसएससी के द्वारा जो असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, वो भी सबॉर्डिनेट सिविल सर्विस में ही आता है। तो अधिक से अधिक उनको रख सकते हैं, या उनको सचिवालय सेवा का भी नाम दे सकते हैं। खैर, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो किस नाम से पुकारती है। वैसे सिविल सेवक तीन ही तरह के होते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विस, एक सेंट्रल सिविल सर्विस, और तीसरा सबॉर्डिनेट सिविल सर्विस। चौथा कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है उसमें इन सभी का जिक्र कर दीजिए, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी जिक्र कर दीजिए, वेलेजली का भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए, लॉर्ड मैकाले का भी जिक्र कर दीजिए, सत्येंद्रनाथ ठाकुर का भी जिक्र कर दीजिए, और उसके बाद से फिर मैक्स वेबर का जिक्र करिए, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस का भी जिक्र कर दीजिए, फिर उसके बाद टोटनहम कमेटी का जिक्र कर दीजिए, ग्लेन स्टॉल का जिक्र कर दीजिए, और प्रोफेसर वी जैन और ओपी द्विवेदी की स्टडी का जिक्र कर दीजिए, फिर उसके बाद एम करुणानिधि का जिक्र कर दीजिए। इन लोगों का जिक्र करने के बाद जो है आपका आंसर मुझे लगता है काफ़ी हद तक कंप्लीट होगा। तो सिविल सर्वेंट कौन है? वे लोग जो सिविल कैपेसिटी में रहकर जनता की सेवा करते हैं। उनको जुडिशरी से जो न्याय देने के लिए बनी अलग किया जाता है, और सेना से, मिलिट्री सर्विस से अलग किया जाता है, जो बॉर्डर्स को डिफेंड करने यानी युद्ध लड़ने के लिए, सीमा की रक्षा के लिए मुख्य रूप से बनाई गई है। तो इस प्रकार से लोगों की इमरजेंसी हो या शांति काल हो, यानी या तो पीसफुल टाइम हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, दोनों में एक समान तरह की सेवा देने वाले को ही सिविल सर्वेंट कहते हैं, यानी लोक सेवक कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप कहते हैं ग्लेन स्टॉल ने अपने विस्तार में दिया है। वैसे इनके बारे में ये किस तरह से भर्ती किए जाएंगे, किसी सरकारी चीज़ को अपने पिताजी की जागीर नहीं समझेंगे, अपना निजी नहीं समझेंगे, नहीं कि चलो लैपटॉप बड़ा बढ़िया लग रहा है, इसको घर लेते चलते हैं और पर्ची बना के दे देते हैं, दूसरा मंगा लेते हैं लैपटॉप, कह देंगे पहला वाला ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है। यानी जो दफ्तर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दफ्तर के जो आइटम्स हैं, उसको ये पर्सनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। यानी ये किसी नेता आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं सरकार में, लेकिन ये किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं होते। एनोनिमिटी यानी तटस्थ रह करके रहने के साथ साथ अनामता, यानी अपना नाम या अखबारों में इनका नाम नहीं आना चाहिए। नाम आना चाहिए तो नेताओं और मंत्रियों का, क्योंकि इनको चुनाव नहीं लड़ना है। तो इस प्रकार से अनाम रह कर, पर्दे के पीछे रह करके, तटस्थ रह करके, और प्रशासन को स्मूथली कॉन्टीन्यूटी सातत्यता में बनाए रखना। यानी लगे ही ना कि भाई अगर XYZ गए और XYZ जेल, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब जेल चले गए, तो ये कहावत आम हो गई, भाई दिल्ली विकास कार्य रुक गया है। तो कोई विकास का काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे X सरकार हो, चाहे Y सरकार हो, चाहे Z सरकार हो। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये सब थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए, और अनुच्छेद 311(2) का लास्ट में जिक्र कर दीजिए। भारत में सिविल सेवकों को संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसमें 311(1) में ये है कि उनके रैंक से नीचे के रैंक आदमी, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 311(2) है, जो इनको हर फोरम पर जहाँ से इनको न्याय मिल सकता है, अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर वो गैर ज़रूरी है या अगर वो गलत है, तो उसके खिलाफ इनको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, आत्म प्रतिनिधित्व का अधिकार है। यानी वहाँ जाकर अपनी बात कह करके अपने पक्ष में न्याय लेने का। चाहे सिविल सर्विस बोर्ड हो, 4 ही होते हैं, सिविल सर्विस बोर्ड होता है या कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। सिविल सर्विस बोर्ड की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसका सबसे पहली बार गठन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ। हालांकि इसे लागू
पहली बार 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में और अन्य ट्रिब्यूनल में यही फ़र्क है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन केवल पार्लियामेंट करती है। इसकी पीठ हर एक राज्य में अलग अलग हो सकती है। अब जैसे इलाहाबाद लखनऊ दोनों जगह इसकी पीठ है। इसी प्रकार से कई राज्यों में दो पीठें होती हैं, कई राज्यों में एक ही होती है। छोटे राज्यों में जनरली एक ही पीठ होती है। बिहार को भी छोटा ही राज्य माना है इन्होंने, और वहाँ केवल पटना में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की पीठ रखा है। तो उसमें राज्य कोई कुछ नहीं कर सकते, यानी जो राज्य में जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो उसी के तहत जाके वहीं जा कर के नेचुरल जस्टिस के आधार पर अपना न्याय प्राप्त करते हैं। लेकिन उसका गठन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है, कैट के पास होता है या पार्लियामेंट के पास होता है, आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बनाता है तो उसमें ज़रूर पार्लियामेंट का जिक्र करेगा या केंद्र सरकार का जिक्र। अगर केंद्र सरकार है तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपका केंद्र सरकार ही होगा। अगर पार्लियामेंट और कैट है तो आपका जवाब पार्लियामेंट होगा। अगर केवल कैट है तो आपका जवाब कैट होगा और कुछ भी नहीं होगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल राज्य में राज्य ट्रिब्यूनल होते हैं जो मोटर वाहन से संबंधित रेंट संबंधी चीज़ों को देखा करते हैं। अभी तमाम वाटर डिस्प्यूट वगैरह, तमाम तरह के टैक्स वगैरह रिलेटेड डिस्प्यूट, बीमा संबंधी डिस्प्यूट आदि देखा करते हैं। तो उनके गठन का अधिकार राज्यों के पास होता है। 323 बी के अंतर्गत उनका गठन किया जाता है, जबकि 323 ए और बी बताते ही हैं कि बाद में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्टिकल्स मैंने कैपिटल ए और बी में लिखने का मतलब ये एक प्रकार से आर्टिकल है। चूँकि 395 से ज़्यादा तो हम आर्टिकल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान सभा ने उतने ही की मान्यता दी थी। तो संविधान संशोधन के द्वारा जो हम जोड़ते हैं वो ए बी सी डी इत्यादि या तो क्लास के रूप में जोड़े या सब क्लास के रूप में जोड़े या सब क्लास के रूप में, यानी उपभाग के भी उपभाग के रूप में जोड़े, जो जनरली रोमन रोमन इटैलिसाइज्ड वर्ड इटैलिसाइज्ड न्यूमरल में लिखा रहता है, आई से संबोधित किया जाता है 1 2 3 4। ठीक है, तो अरबिक न्यूमरल में इसके क्लॉजेज होते हैं। ये जैसे 1 2 3 4 वो कैपिटल के रूप में, जो 1 2 3 4 जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कैपिटल ग्रुप में नहीं, सॉरी 1 2 3 4 नॉर्मली जो लिखते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरबिक न्यूमरल का। और ए बी सी डी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो भी क्लॉज होता है, एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल 323 ए 323 बी हम कहेंगे, ना कि क्लॉज 323 ए 323 बी कहेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 तो क्लॉज हो गए, और सब क्लॉज उसके अंदर में ए बी सी डी स्मॉल ए बी सी डी हो गए। और अगर उसमें भी मान लीजिए कुछ उसके उपभाग हैं तो रोमन न्यूमरल के द्वारा दिखाया जाता है, जो आई से शुरू होता है, आई 1 डबल आई 2 इस तरह से करके। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो भी ज़्यादातर वहाँ भी सिविल सर्वेंट ही होते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल की पीठ बनाने का अधिकार जो है वो केवल केंद्र के पास। तो जो पीड़ित सिविल सेवक होते हैं वो 4 फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपबंध का भी जिक्र आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 311 का जिक्र कर सकते हैं, 311(1), 311(2), 311(2) को आपको हाईलाइट करना है। माने वो जा करके उसके बाद उनके खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट। यही 4 प्लेटफार्म होते हैं, सिविल सर्विस बोर्ड, कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यही 4 उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। 4 में कहीं न कहीं से तो न्याय मिल ही जाता है। पहले कोर्ट के बारे में देखा जाता था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लेता है। DS नकारा केस के काफ़ी बाद तक, माने 1983 में DS नकारा केस आया था, उसके बाद तक आप कह सकते हैं 1994 के समय तक वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया करता था। लेकिन बाद में प्रो इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड भी लेने लगा। जब से उदारीकरण का दौर चला
और राजनीति में नेताओं का महिमामंडन होने लगा, यानी जो हीरो नायक के रूप में पूजे जाने लगे। अब जैसे मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या एम करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन, या उधर ममता बनर्जी, उधर नीतीश कुमार, इन लोगों को माना जाता है ये लोग अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो खैर जो भी है, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अब कोर्ट जो है जनरली जो फैसले देता है वो सरकार के पक्ष में देता है। कर्मचारी या अधिकारी से अगर किसी का पंगा हो गया तो जनरली कोर्ट के साथ अब वो जाने में उनको खतरा है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन सरकार ने लिया है तो संभव है कि सरकार के पक्ष में ही कोर्ट फैसला दे। खैर ये 4 फोरम होते हैं जहां जा कर के कोई भी पीड़ित सिविल सर्वेंट अपनी व्यथा कह सकता है और न्याय की गुहार लगा सकता है। तो इसका भी जिक्र आप कर दीजिएगा, संवैधानिक पहलू 300 अनुच्छेद 311 एक 323 के जिक्र की जरूरत नहीं है, वो तो हमने यूं ही आपको बता दिया। अनुच्छेद 311 एक 311 दो का जिक्र कर देंगे। वैसे सिविल सेवा के बारे में अनुच्छेद 309 में है, प्रसाद पर्यंत, यानी वो राष्ट्रपति अगर केंद्रीय सेवा के हैं या ऑल इंडिया सर्विस के हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अगर राज्य सेवा के हैं तो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहेंगे, ऐसा भी अनुच्छेद 310 में कहा गया है। ठीक है, 309 में सिविल सेवा का जिक्र है। 311 आपको बताया, 312 भी इसी से संबंधित है। सिविल सेवा 313 भी है, 314 भी है, लेकिन 311, 312, 313, 314 के जिक्र की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट 311 यानी 315 जो संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, जिसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है, अनुच्छेद 315, उसका भी हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि वो आउट ऑफ टॉपिक है, हम इस समय केवल सिविल सेवक का जिक्र कर रहे हैं। सिविल सेवा इस प्रकार से सिविल कैपेसिटी में शांति काल में रहकर, चाहे इमरजेंसी काल हो या शांति काल हो, में रहकर लोगों की सेवा करता रहता है। और पर्दे के पीछे से ये परमानेंट जॉब में लोग होते हैं और इनको सरकार तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो सिविल सर्वेंट सिविल यानी ना लोगों की सेवा के लिए होते हैं, ठीक वैसे जैसे नेता होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि केस में समझाया, वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये भी सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी सर्वेंट दोनों में लगा हुआ है। रियल मास्टर जनता होती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, हालांकि जनता तो भीगी बिल्ली बनी रहती है। माई बाप का कल्चर अभी भारत में है, तो माई बाप के कल्चर के हिसाब से एफडीएम साहब के सामने हाथ जोड़ करके कोनो बंधा जाएगा, वही थोड़े कहेगा हम तुम्हारे मास्टर हैं, तुम्हारे सिविल सर्वेंट हो, पता चला वो आदेश देगा और दरोगा जी ले आकर मरम्मत करना चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से आज भी आम आदमी जो है असहाय, लाचार, बेबस है। इसीलिए अब वो नेताओं में किस नेता को वोट दे, जो राजनीति करने आता है बाद में वो नौकरशाहों के चक्कर में फंस जाता है। नौकरशाह उनको ऐसे घेर लेते हैं, माई बाप उनको बना लेते हैं, तो उसको उसका भी ईगो सेटिस्फाई होता है। उसको लगने लगता है भाई नहीं, लोगों के ऊपर शासन किया जाना चाहिए, क्योंकि आदमी आदमी के ऊपर शासन करता है तो अच्छा लगता है। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सिविल सेवा किसको कहते हैं, इसको लेकर के ये बहस 1793 से शुरू हुई थी, जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1786 में तो आया ही था, 1793 में उसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया और 94 से लेकर के 95-96 के बीच में उसने बहुत सुधार किए। 1799 में तो लॉर्ड वेलेस्ली ही आ गया था। तो इस प्रकार से 17 में मेन सुधार उसने 1794 से लेकर के 1796 के बीच में किया। 1793 भी रख सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसके पहले भी उसने बहुत सारा काम किया था सेना से संबंधित। जब 1786 में वो आया था, वो पहले यूरोप में वहाँ नेपोलियन के बढ़ते मार्च को रोकने वाला पहला शख्स था। नेल्सन के पहले वो इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गया था इसी वजह से।
क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बढ़ते कदम को उसने रोक दिया था। खैर, अभी ये सब बातें बात की हैं, हम आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम सिविल सेवा के बारे में केवल बताना चाह रहे थे और उसके विविध पहलुओं के बारे में हमने आपसे चर्चा भी किया कि किसका किसका नाम लेकर के क्या क्या जिक्र करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।